विद फ्रिक्शन जो कि था जी साइन थीटे माइनस एफ अपॉन एम, और एक था ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये था विद फ्रिक्शन। बल्कि इसी क्लास में शायद मैंने डॉक्टर मास को झूले झुलाए थे, इसी क्लास में ये वाकया हुआ था मेरा ख्याल है। हाँ, और ये था व्हेन एफ इक्वल टू 0। अच्छा भाई, उसके बाद एक चीज और मैंने इसमें लिखी थी कि फ्रिक्शन बराबर होती है W साइन थीटा यानी mg साइन थीटा के, और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है mg cos थीटा के। ये कब होता है? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब रेस्ट पे होगी बॉडी तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी और बॉडी चलना बंद कर देगी। तो चलो भाई, एक सवाल आ गया मार्केट में, छापो। इसकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, लेकिन चलो भाई छापो। अच्छा भाई, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, तमाम लोग मेरी बात सुनो गौर से। आप लोगों के ईमान का इम्तहान है। जैसे ही देखो अब दरवाजा खुलेगा ना ये, तो तुम सबकी नजर इस डॉट पे होनी चाहिए। कोई किसी को छोड़ना नहीं जाएगा सीट तक। तुम लोगों ने क्या ड्रामे लगाए भाई ये? वहां से कोई आता है अंदर, सारे उसको छोड़ने चले जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सारी पब्लिक मुझे देख रही है, दरवाजा खोलते सब मुझे छोड़ के वहां जा रहे हैं। कौन आया भाई और कहाँ जा रहा है ये, या कहाँ जा रही है ये डॉट दिख रहा है? यहाँ देखना है सबने, जैसे ही दरवाजा खुलेगा। ट्राई नहीं करना, करना है। हाँ, आप लोगों का ध्यान या तो इस डॉट पे होगा या मेरी तरफ होगा। चलें छापें, लिखें। कैलकुलेट द पुलेट द पुलेट का मतलब, शाबाश बेटे शाबाश। ये बताओ, कोई पहली क्लास वाला बच्चा तो नहीं आज भी खुदा ना खास्ता? अबे हर क्लास में दो बच्चे नए बैठे होते हैं। चलो लिखो पुलेट द, हाँ भाई इम्तहान आ रहा है आप लोगों का, डॉट पर नजर रखें। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Calculate the coefficient of static friction of an inclined plane. Coefficient of static friction of an inclined plane making an angle calculate the coefficient of static friction of an inclined plane making an angle of 30 degree 30 degree। ऑप्शन लिखें इसके। इसका फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 0.866, इसका दूसरा ऑप्शन लिखें 0.707। फर्स्ट ऑप्शन 0.866, सेकंड ऑप्शन 0.707, थर्ड ऑप्शन 0.577, 0.866, 0.707, 0.577 और वन ऑफ दीज, यानी के नन ऑफ दीज, यानी के। तो भाई ये ऑप्शन है। तो ये बताएं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता कोई। ये बताएं कि यहां पर आपसे क्या बात पूछी गई है? कोफिशिएंट ऑफ, सिंबल पता है आप लोगों को इसका क्या होता है? म्यू। फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है आपको? अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में वैल्यू कोई भी नहीं मौजूद है सिवाय एक एंगल के, कोई भी चीज नहीं दी हुई। और इससे एक बात समझ जाएं कि ये जो कैलकुलेशन होगी ना, ये इस एंगल के जरिए ही होगी सिर्फ, क्योंकि और कुछ दी भी नहीं है आपको। और वैसे नन ऑफ दिस भी हो सकता है, एक ये भी ऑप्शन निकल सकता है। देखते हैं बहरहाल क्या आती है वैल्यू। देखें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करें तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताएगा भी कोई? F इक्वल टू म्यू आर। सही है। इसमें देखो तीन चीजें नजर आ रही हैं आपको, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और म्यू, ये तीन चीजें हैं टोटल। इनमें से आपको ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है जिसका ये फॉर्मूला बनेगा। अब अगर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। क्या दोनों चीजें मौजूद है? कहाँ मौजूद है? लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
mg sin थीटा mg cos थीटा वाले कंडीशन पे चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, व्हेन बॉडी इज एट, ये बॉडी रेस्ट में बताया गई आपको। यार तुम लोग का तो फुल सुबह सुबह यार मुंह दिमाग चल रहा है बिल्कुल। स्टैटिक फ्रिक्शन पूछी गई है, क्या मतलब हुआ, बॉडी रेस्ट की स्टेट में, यानी सबसे ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं यहाँ पे। समझ आ रही बात, तो आप लगा दें, आपके पास ये दोनों सिग्नल मौजूद है। ये कौन था, एम जी साइन थीटे, और ये कौन था, एम जी कॉस थीटे। एम जी से एम जी कैंसिल, साइन थीटे अपॉन कॉस थीटे, टेन थीटे, थीटे की वैल्यू 30 डिग्री। जिसको टेन 30 पता है वो लिख ले, बाकी लोग बाहर चले जाए। हम क्यों बताएं भाई, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, अंदाजा है मेरा ये 0.577। और वैसे देखो, तुम लोगों को ये याद है क्या कहते हैं, वो क्या होता है, साइन 30 कितना होता है, निकल लो, 0.5 होता है। देखो साइन 30 डिग्री होता है 0.5, यानी के 1/2। कॉस 30 होता है 0.866, यानी के √3/2। सही है। अच्छा अब आपको चाहिए टेन ना, तो इन दोनों का जो रेशो आप कैलकुलेट करेंगे ना इस तरह से, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 क्या हो जाएगा, टेन 30, यानी के 1/2, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। अब इसको आपने डिवाइड करना, √3 की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है, 1.7, और 1 को डिवाइड बाई 1.7 कर दें, 0.57 आएगा आंसर इसे। क्या समझ गया भाई, छोड़ ना, तू याद कर ले भाई वैल्यू, ये याद करने वाली वैल्यूज है। इसको भी क्या मतलब, क्या याद किया अभी तक, पहली बात बोली मैंने याद करने के लिए, इसको भी याद करने लग रहा है, ऐसा रट्टे लगा रहे हैं आप तक, नवाब कहीं के। हाँ भाई अब तो हम लिख दिए हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम ख्याल कर लेंगे। आइए बेटे आइए, हम बता दिए हैं। देखो तुम लोग में वैसे बड़ी कमजोरियां दिख रही हैं मुझे, कोई भी नहीं देख पा रहा डॉट की तरफ, सबको ऐसा सस्पेंस हुआ हुआ है कौन आ रहा है। मतलब मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, अगर आपने मुंह उठाया हुआ है ना, तो या तो आप मेरी तरफ ध्यान रखें या वहां देखें। हाँ दो चीजें आपके पास, दो चीजें देखने के लिए। हाँ भाई छाप लिया। चलो ऐसा एक और ऐसा नहीं, इससे डिफरेंट एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मौजूद है, उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। आइए, अबे 0.577 आ रहा है ना, याद रखना है इसको, टेन 30 0.577 होता है। कहाँ क्या किया, ये साइन अपॉन कॉस होता है ना टेन, तो मैंने टेन की जगह पे लिख दिया, यही वैल्यू आ रही थी ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको कैलकुलेट करके दिखा। हाँ तो एक ही बात है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो फिर बॉडी रुकी हुई है, ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा फिर कैलकुलेशन के लिए आपको मास चाहिए होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हैं। कौन है, किसने पूछा, पूछ हमेशा ना, अगर डायनेमिक की बात होगी, मतलब बॉडी चल रही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें फिर आपको मास भी बताया जाएगा, और बॉडी चल रही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, मतलब फ्रिक्शन भी मौजूद है, मास लाजमी दिया होगा, एक्सेलरेशन भी लाजमी चाहिए होगी, उसके बगैर हो ही नहीं सकता ये, उसके बगैर निकल लो। यार तू पागल वागल तो नहीं है, मतलब सबर कर लेना, मैं बता रहा हूँ ऐसा एक सवाल और। मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं क्लास में सुबह घर से निकलता हूँ ना, मैं सोच के निकलता हूँ आज मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, और मैं तमाम बच्चों से तमीज से बात करूंगा, लेकिन नहीं, हर क्लास में ऐसा कोई ना कोई नमूना होता है जो ऐसी बात कर जाता है जिसकी वजह से मुझे सबर का दामन छोड़ के अजीब सी बातें करनी पड़ती हैं। 1730 का आधा कितना होता है, 850, 865, तो बच गया कितने, 35, 135, जीरो लगा दीजिए, तो 173 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 7 7 49 प्लस 251, 7 1 7, 7 5 12। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। इधर देखो, तमाम अजीब सो, यहाँ देखो, यहाँ देखें भाई सब लोग, देखें ये जो ना जैसे यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे,
अगर आपको इन केस याद नहीं है tan 30 की वैल्यू, लेकिन sin 30 और cos 30 आपको पता है। sin 30 देखो क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा था sin 30 होता है 1/2, ये लिखा हुआ, और cos 30 कितना होता है √3/2। ये दो वैल्यूज हमें मालूम, ये दो वैल्यूज हमें मालूम है। आइए बेटे आइए, आप ही का वेट कर रहा था, आइए। इन दोनों का जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बन गया। अब √3 की वैल्यू होती है 1, बैठ जा भाई बैठ जा यार, पूरा लग रहा है जलसे से खिताब करने आया तू, आगे हाथ हिला रहा है सबको। 1/√3 हो गया ये। अब √3 जो है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है, मैंने उसको यहाँ पे डिवाइड भी कर लिया, 1 डिवाइड बाय 1.73। ये बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, डेसिमल कैसा लग रहा है? जहर कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। आप इसको खत्म करें। हाँ कर सकते थे, एक ही बात है। अबे 150 और 150 का फर्क है दोनों बातों में, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा भाई, तो मैंने क्या किया, 1.73 क्या लिख दिया 173, और एक्सपोनेंट माइनस, अब आपने जो बात की ना, मैं एक्सपोनेंट -2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो +2 हो जाएगा, यानी 1 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, बात एक ही हो गई। तो कर लेती ना खुद छोटा काम, मुझे क्यों जहमत दी, फिर बोल दे सर नहीं चाहिए हमें आपका एहसान, छोड़ दें हम कर लेंगे खुद, हमें छोटे वाले तरीके पता है, भरमबाजी खत्म नहीं होगी इनकी। हाँ भाई, तो ये हो गया 1/173 डिवाइड करना था ना, उसको देखो मैंने क्या खूबसूरत तरीके से डिवाइड किया, अभी मजा आ गया देख के। देखें, ये हम डिवाइड कर लिए हैं, ये हम 1 अंदर लिख दिया, 173 बाहर लिख दिया। बताओ 173 के टेबल में 1 या उससे छोटा नंबर आएगा? पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए। 173 के टेबल में 10 आएगा, 0 लगाइए, 0 लगाइए। 100 आएगा, 0 लगाइए, 0 लगाइए। 173 5 टाइम्स 865 होता है, बच गया 135। अच्छा 173 के टेबल में 135 नहीं आएगा, लेकिन एक नंबर में दो बार डेसिमल भी नहीं आता, तो आप डेसिमल लगाएंगे, डायरेक्ट 0 लगा देंगे। उसके बाद 173 7 टाइम्स होता है 1211, ये मैंने दिया 7 टाइम्स 1211, तो 1 डिवाइड बाय 173 की वैल्यू आ गई 0.0057, और ये जो एक्सपोनेंट -2 था ये ऊपर जाके क्या हो गया, हमारे पास ऑप्शन में एक्सपोनेंट कहीं मौजूद नहीं है, दो बार डेसिमल आगे बढ़ाइए 1 2 0.57, यानी कि शी इज द आंसर। मत कर भाई, छोड़ दे। अबे यार ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास इसका यही जवाब है, छोड़ दे भाई, मत कर। मुझसे मतलब वो लोग दे देते हैं ऐसे सवाल, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। हाँ मगर मैंने ऐसा पेपर दिया, मुझे मुझे पकड़ ले, मैं बता रहा हूँ कोई भारी चीज मेरे सर पे मार रहा है, मैं खाने को तैयार हूँ अगर मैं करूँ तो। वो लोग दे देंगे ऐसा सवाल, आप लड़ भी नहीं पाएंगे किसी से, ये करना पड़ेगा आपको। और वैसे इसका मैंने सीधा सीधा हल बताया आपको, tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0 30 45 60 और 90, ये 5 ऐसे एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू याद रखें। मैं टेबल बना देता हूँ उसका, तुम लोग काम करो, टेबल बना लो, मैं बता देता हूँ उसको। यार वो मेरा हाथ गंदी नहीं होता, मुझे लगता है मैंने काम ही नहीं किया कोई, मैं हाथ से मिटाता हूँ हमेशा। हाँ मैं चाहता हूँ मेरे मजदूरों वाले हाथ हो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, और आखिर में पेश खिदमत है 90 डिग्री। अच्छा भाई ये है साइन, ये है कॉस। हाँ भाई साइन 0 डिग्री होता है, 0 भाई जल्दी जल्दी छाप लो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। साइन 0 0, साइन 30 1/2 यानी के 0.5, साइन 45 यानी के 1/2 यानी के 0.707, साइन 60 √3/2 यानी के 0.866, साइन 90 यानी के 1। अच्छा कॉस वाले कॉलम में ना ये तमाम वैल्यूज उल्टी डायरेक्शन में चला दें, वहां सबसे लास्ट वैल्यू 1 है, यहाँ पहली वैल्यू 1 होगी, वहां सेकंड लास्ट वैल्यू है √3/2, यहाँ सेकंड वैल्यू होगी √3/2, यानी 0.866। मिड पॉइंट इन दोनों का सेम होता है, साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यूज होती हैं। अच्छा उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, 90 पे कॉस 0 था। और tan के लिए इन दोनों का रेशियो निकालते जाएं। tan थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 अभी हमने कैलकुलेट किया 0.577, या फिर 1/√3 या फिर 0.577, इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1.707 डिवाइड बाय 0.707, 1 हो जाएगा ये।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा √3 या फिर 1.73, और 1 डिवाइड बाय 0 होता है इन्फिनिटी। हाँ भाई, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। कल मैंने बताया था ये स्लोप का क्या मतलब होता है, tan थीटा होता है। एक स्लोप है, देखो मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस आएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर ये एक स्लोप है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, और ये एक ब्लैक वाला स्लोप बनाया है, ये दूसरा स्लोप आ गया। इन दोनों बताओ बड़ा स्लोप कौन सा है, ब्लैक वाला ब्लू वाला? अच्छा, उसके बाद बताइए रेड वाला स्लोप इन दोनों से बड़ा है, इनके बराबर ही आंसर छोटा है और बड़ा है। इस वाले स्लोप के बारे में बताइए, ये कितना स्लोप कहलाएगा सबसे बड़ा? 90 में 10 की क्या वैल्यू लिखी हुई है? हाँ, 10 की वैल्यू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट स्लोप है ये, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये इन्फिनिटी पे चला गया स्लोप। और अगर आप इस स्लोप पे किसी बॉडी को चलाएंगे ना, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? जिसको, एक मिनट, जिसको क्या, अनकाउंटेबल नहीं, ये वाली बात ज्यादा सही, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके, या अनडिफाइंड कह सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको मैथमेटिक्स ओन ना करे, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। अब एक बात बताएं, अगर एक स्लोप है यानी 90 डिग्री का स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर आप एक बॉडी को रख देते हैं इस तरह से, ये एक बॉडी मैंने रख दी यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से अगर इस तरह छोड़ दूंगा, तो ये बॉडी बताइए फ्री फॉल मोशन में होगी या इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करती हुई आएगी? यानी इंक्लाइंड प्लेन नहीं रहेगी, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन अनडिफाइंड हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर। मैथमेटिक्स को ओन नहीं करेगी इस सिचुएशन को। हाँ बिल्कुल, छाप लिया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, जल्दी कर लो यार। हाँ जी, तो कौन है ये? क्या, कैसे? तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी होगा और क्या होगा? ये कैसा सवाल है? हाँ भी लिखो, आ कार इज मूविंग, आ कार इज मूविंग अप आ स्लोप, a car is moving up a slope which rises 1 meter, which rises 1 meter per 10 meter, which rises 1 meter per 10 meter with an acceleration, of 1 meter per second square, with an acceleration of 1 meter per second square. Calculate the force of friction. Calculate the force of friction when weight of car when weight of car is 21,560 Newton, 21,560, 21,560 Newton, 21,560 Newton, 560 Newton। ऑप्शन लिखें इसके, इसका आप पहला ऑप्शन लिख लें, ऑप्शन ए है 9327 न्यूटन, इसका ऑप्शन बी है 7239 न्यूटन, 4356 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 6534 न्यूटन। ये बताएं, ये फ्रिक्शन लेस का केस कहलाएगा या विद फ्रिक्शन? क्योंकि फ्रिक्शन मालूम करनी है यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे फिर विद फ्रिक्शन के लिए?
ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अच्छा एक बात और बताएं, कार मूविंग अप लिखा हुआ है या मूविंग डाउन लिखा हुआ है? जब मूविंग अप का केस है तो बताइए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, यानी कि आप यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस साइन। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको दी हुई है कैलकुलेशन में, क्या चीजें नहीं दी हुई है, उनके हिसाब से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमें जो कैलकुलेशन करनी है बस एफ की कैलकुलेशन चाहिए आपको, तो फ्रैक्शन चाहिए। सबसे पहले बताइए ए दिया हुआ है, मौजूद है। जी की वैल्यू पहले से मालूम है। मास कहाँ दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, यानी आप मास निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है, लेकिन समझे इनडायरेक्टली मौजूद है। साइन थीटा या थीटा की वैल्यू दी हुई है, कहाँ दी हुई है? एंगल तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कैसे? सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, एक्यूरेट बात है। देखें दो फालतू चीजें मौजूद है यहाँ पर, क्या क्या? विच राइजेस 1 मीटर पर 10 मीटर, ये अल्फाज जो इस्तेमाल हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लेकिन एक लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एक जुमला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच राइजेस 1 मीटर। राइज का मतलब हाइट, पर 10 मीटर डिस्टेंस और हाइट दी हुई है, और एक काम की चीज एंगल गायब कर दिया गया। तो इसका मतलब है जो एंगल है ना वो इन दो चीजों से ही कनेक्ट होगा जाके। इसीलिए मैंने देखो डायग्राम ड्रॉ की है, और इस डायग्राम में क्या बात बताई जा रही है, देखें जब भी हम किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को जब मूव करवाते हैं, तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी जमीन से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और कितना ऊपर बॉडी चलेगी ये बात डिपेंड करती है इस चीज पर कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है। जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी जब ऊपर जा रही है, तो जैसे जैसे ये गाड़ी ऊपर जा रही है जमीन से इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हाइट बढ़ रही है, हाइट का ताल्लुक इस एंगल से। अब आप सोचें कि अगर मैं ऐसे ही एक और इंक्लाइंड प्लेन बनाऊं, लेकिन इसकी इंक्लिनेशन में इसके मुकाबले में कम रखूं, अगर इसके कंपैरिजन में कम इंक्लिनेशन है ना इसकी, आप इस पे भी अगर 10 मीटर का डिस्टेंस एक बॉडी को अगर कवर करवा देंगे, तो बताइए क्या सेम हाइट कवर हो रही है? इस बार सेम हाइट कवर नहीं होगी, डिफरेंट हाइट होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आप इस इंक्लाइंड प्लेन पर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप जमीन से 1 मीटर की हाइट पर पहुंचे हुए होंगे। यानी कि आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से दो चीजें बता दी गई, यानी एच और एस दे दिया गया है। आप इस साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं एच अपॉन एस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसकी जरूरत लाजमी तौर पर पड़ने वाली है। तो बबलू इक्वल टू एम जी, यानी के बबलू अपॉन जी इक्वल टू एम, यानी के 2156 डिवाइड बाय 10, यानी के 2156 kg, शी इज द मास। आगे चलते हैं। अब इसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया, ए इक्वल टू जी, और साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और माइनस एफ अपॉन एम। ए इक्वल हो जाएगा माइनस का जी, और परपेंडिकुलर है एच, और हाइपोटेन्यूज है एस, और एफ अपॉन एम। अब देखें, आपको ये ए पता है, आपको ये एच पता है, जी पता है, एस पता है, एम पता है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, और वह फ्रैक्शन ये आपको मालूम करनी है। शुरू हो जाए। 21560 ही था। अबे कमजोर गाड़ी थोड़ी है कोई, अगर ऐसा करेंगे तो 215 किलो की गाड़ी बनेगी सिर्फ। 215 किलो की गाड़ी के वजन कौन सा वाला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ ना साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही है ये। तुम दोनों क्या चांद दिखा रहे हो दूसरे को? नजर नहीं आ रहा, झूठ बोल रही है। ये बताओ ये कितने हैं? आपको नजर नहीं आ रहा, आप बताइए कितने हैं? तो झूठ बोल रही है, नजर नहीं आ रहा, खुद बोली दो हैं ये। अभी ना मैं पिछले हफ्ते की पिछले से पिछले वेडनेसडे की बात है, मैं ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने गया। वहाँ पे ना मुझे पता चला कि भाई आई टेस्ट ब्यूरो नया मंजन आया, कुछ आंखों का टेस्ट होता है। तो मैंने मुझसे पूछा आपको ग्लासेस लगे हुए? मैंने बोला नहीं। कह रहा आंखों का टेस्ट करना, तो मुझे दूर पे एक चेयर पे बैठा दिया। उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए थे अजीब से, कहने लगे एक आंख बंद करें।
मैंने एक आंख बंद कर लिया, से कह रहे हैं बताएं क्या लिखा हुआ है, मैं 2 दिन से पूछी, मैंने बता दी। तो समझा दूसरी आंख बंद करें, अच्छा पता नहीं कोई नफ्सियाती असर था या क्या था, मैंने ऐसे दूसरी आंख बंद की ना, मुझे सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। मतलब लो भाई ये तो अजीब सा, मैंने यूं बंद किया मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ, मैंने दोबारा वही वाली आंख बंद कर ली फिर। मतलब अब पूछ, उसको पता ही नहीं है, मैंने एक ही आंख से दोनों टेस्ट दे दिए। तो आप भी ऐसे ही करें। बताओ ये कितने, झूठ बोल रही है कि तुझे नजर नहीं आ रहा। 3 है ना, इसका मतलब आपको दिख रहा है, आपकी आंखें ठीक है, मुबारक हो, छापें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, वैसे एक काम करो, अगर यहाँ से देखें प्रॉब्लम है तो सीट चेंज कर लो अपनी, पीछे चले जाओ, वहां से सही दिख जाएगा, 3rd रो में। यहाँ से एंगल बहुत बड़ा बन रहा है। कौन सी वाली? नहीं, मुझे बाद में ना, मैंने ये डॉक्टर मासी मैंने पूछा, कह ना भाई इस तरह नहीं करते, जब आपको एक आंख बंद करने को कहा था, हाथ रखते हैं, आंख बंद नहीं करते, खोलते हैं आंख तो थोड़ी देर धुंधला दिखता है। मतलब अच्छा मैं तो बंद करके बैठ, कह रहे हाथ रखते हैं खाली यूं, तो आप हटाते हैं सही हो जाता है। हाँ तो मुझे पता ही था, मैं तो यूं करके बैठ गया था। मैंने आंख खोली तो सब धुंधला धुंधला हो गया। 4 3 1 तो सही है ना, क्लोज वैल्यू देख लें कौन सी। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपने जी की वैल्यू क्या लिखी थी, ठीक है एक्चुअल वैल्यू। जब आपने वैल्यू में जरा सा चेंज किया अपनी आसानी के लिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्लोज वैल्यू आएगी। 4356, 4356 होगा। हाँ 4 क्लोज वैल्यू बताएं कौन सी बन रही है ऑप्शन के हिसाब से, 4356 बनेगी। जो भी आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं उनकी जो क्लोज वैल्यू है वो 4356 से ही मैच करेगी और किसी से नहीं करेगी। एफ माइनस में ही होता है, फ्रैक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है, तो ये माइनस में आना सही है, बिल्कुल आना ही चाहिए माइनस में। हाँ भाई एक्सेलरेशन देखो 1 है, माइनस जी की जगह 10, एच की जगह 1, एस की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, एफ की जगह एफ 2 5 6 10 से 10 1 प्लस 1 इक्वल टू एफ अपॉन 2 1 5 6। हाँ भाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 5 6 इक्वल टू एफ, यानी के 2 1 का डबल 4 3 1 2। हाँ यही बनेगा, 56 होते हैं 112, और 21 21 42, यानी 2 4 3 1 2 सही है। नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात आपको पता है, फ्रैक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है, तो इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है इसमें। आना चाहिए, हम आंसर में से मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है लेकिन। तो भाई ये 2 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन जो मेरे जहन में थे। अच्छा वैसे ना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऐसी अपनी तरफ से कराया आपको प्रैक्टिस के तौर पे, कभी पास पेपर में नहीं आया। और जो पहले वाला था ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन वाला, वो पास पेपर का सवाल है। अब आप उससे ना एक चीज जहन में बैठा लें खुद ही, कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। यानी अगर एंगल बन रहा है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 10 45, यानी कि 1। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन की जो सोर्स है, ये भी अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके फर्स्ट ईयर के पास पेपर का सवाल है, 1989 में ये पेपर में आया था क्वेश्चन। हाँ कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होता है टेन थीटा के, बस। तो अभी दूसरी चीज नहीं लिखूं, छाप ले भाई तू जल्दी। हाँ है, ओ भाई वो तो हम अपने लिए रखते हैं ना, 10 होती तो 9.8 है, 10 थोड़ी है कोई जी की वैल्यू। और वैसे जी की वैल्यू ना 10 है ना 9.8 है, ये दोनों ही नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है पूरे सरफेस के ऊपर। जमीन का जो शेप है, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब आप जो जमीन के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जमीन जो है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप है ही नहीं, जमीन तो थोड़ी सी ओवल टाइप का शेप है इस तरह का।
ऐसा ही है। अब जमीन के ऊपर ना दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक लाइन ये कहलाती है, एक लाइन ये कहलाती है। इस ये हो जाता है अर्थ का सेंटर, सही। सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो सरफेस से लेके सेंटर तक का ये डिस्टेंस रेडियस है आर ई। और इससे अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आर ई है। तो ये बताएं ये दोनों आर ई सेम है या डिफरेंट है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे डिफरेंट वैल्यूज है, ओवल शेप है, परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं है। हाँ भाई बताओ दोनों सेम है क्या डिफरेंट है? तो यहाँ पे और यहाँ पे जब ये आर ई डिफरेंट है तो जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी सेम आएगी? डिफरेंट आएगी। तो जी की वैल्यू एक है ही नहीं इसका मतलब पूरे सरफेस के ऊपर। समझ आ रही बात? अब ये फर्क है कितना, ये जो पॉइंट है ना दोनों, इनमें जो ये छोटा वाला रेडियस है ना इसे हम कहते हैं पोल, और जो बड़ा वाला रेडियस है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। सही है। इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी है आपके ख्याल में बड़ा रेडियस इक्वेटर पे या पोल पे? इक्वेटर बड़ा रेडियस है, पोल पे छोटा रेडियस है। तो बताइए बड़ी ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, पोल या इक्वेटर? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, जहां बड़ा रेडियस है वहां कम ग्रेविटी होगी, जहां छोटा रेडियस है वहां ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो पोल के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटर के ऊपर होती है 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 1/4 सर्कमफेरेंस कवर होने के बाद इतना फर्क आता है। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ, हम इन दोनों को करते हैं प्लस, डिवाइड बाय करते हैं 2, इसका एवरेज बन जाता है 9.80। हम ये वैल्यू हर जगह पे लगा देते हैं। फिर जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं बोलते हैं 9.2 क्यों कैलकुलेट करें, उसको भी हमने 10 कर लिया। फिर मतलब इसकी वैल्यू में वेरिएशन आती है। मैंने एक बार एक किताब में एक सवाल देखा था, सुना था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ के मैं भी थोड़ा अजीब हो गया, मैंने बोला यार क्या वैल्यूज दी हुई हैं और क्या सवाल पूछा जा रहा है। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं क्वेश्चन है, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, सिर्फ सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था उसमें? लिखा हुआ है कि एक बेयर है, सही है, रीच की बात हो रही है। ये एक दीवार पे बैठा हुआ है, दीवार की हाइट दी हुई है एक्स वाई जेड जो भी हाइट है, और हाइट भी इस तरह दी हुई है से 10.304 मीटर, मतलब तीन तीन डिजिट्स तक जो ना एक्यूरेट वैल्यूज दी हुई थी। और उसके मुंह में एक बॉल है, वो बॉल उससे छूट जाती है, और टाइम दिया हुआ है इतने सेकंड में जमीन पे गिरती है। उस टाइम भी ऐसे ही दिया हुआ है 2.39 सेकंड में जमीन पर टच कर जाती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज दी हुई है। आखिर में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द कलर ऑफ बेयर। कसम से मैं भी ऐसे ही हो गया था, मतलब यार ये क्या सवाल है, मतलब यार किताब में लिखा हुआ कुछ होगी लॉजिक इसके अंदर। हाँ, नहीं 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 ये बात नहीं थी, इसमें भी कैलकुलेशन है। उसकी तो पूरी कैलकुलेशन की ना, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके ना ऐसे वी आई टी प्लस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। हाइट दी हुई थी, सही, और एक्यूरेट हाइट बिल्कुल दी हुई थी, पॉइंट्स में 3 डिजिट तक एक्यूरेट हाइट दी हुई थी। वी आई की वैल्यू 0 होती है हर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, वी आई टी खत्म। सही है, 2 कांस्टेंट है, टाइम भी दिया हुआ है, हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और उस डेटा के हिसाब से जी की जो वैल्यू बन रही थी ना, एक्यूरेट वैल्यू बन रही थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पोल के ऊपर ग्रेविटी होती है, और पोलर बेयर वाइट कलर का होता है। ये सवाल था असल में, मतलब असल में पोल की ग्रेविटी दूसरे अंदाज में पूछ ली उन्होंने। समझ आ रही बात? अब हाँ, ये लोग हैं भाई, एग्जिस्ट कर रहे हैं ये लोग। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको पेपर के सवाल बता रहा हूँ। यार ये मुझे याद नहीं है, किसी बुक में ही देखा है मैंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतनी किताबें पढ़ी मैंने लाइफ में, इतनी किताबें पढ़ी, तो मुझे अब याद ही नहीं मैंने क्या क्या पढ़ा, सारी फालतू बातें मुझे याद रह गई, बुक के नाम मैं भूल गया। तो अभी जैसे ही मैंने बताया था आपको पास का सवाल, 1989 में फर्स्ट ईयर के पेपर में आया था ये, जिस साल वो फिल्म आई थी ना। अबे मैं बोलने वाला था, मैं भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे याद आया मैं हो गया था। तो ये क्या बात हुई, राम लखन आई थी इस साल। हाँ बड़ी हिट मूवी थी भाई। अनिल कपूर, अनिल कपूर ओए। हाँ उनके अब्बू, बड़ी है तेरी वो है। चलो मैं नया चैप्टर, सोनम कपूर के अब्बू, मोशन इन 2 डायमेंशंस। नहीं बेटे, शीट जैसी आएगी हम आपको फौरन आपके मुंह पे मारेंगे। शीट मिलेगी आपको, प्रिंटिंग पे गई हुई है, आ जाएगी जैसे ही मिल जाएगी। नहीं बेटे ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, अभी पैराग्राफ लिखी है, 2 पैराग्राफ में लिखनी है 3 अल्फाज दिए। कौन आदमी है यार ये। अभी नया चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशंस। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई अहम। देखो याद रखो,
कोई भी टीचर किसी भी टॉपिक को अगर इंपॉर्टेंट बोलता है तो किस बेस पे बोलता है? पास्ट पेपर में उस टॉपिक की रिपीटेशन कितनी क्वेश्चंस की। सही है। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको, आप कहीं का भी टेस्ट पेपर उठा लें, सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अलावा भी कहीं का टेस्ट पेपर उठा लें, आपको इसके सवाल बड़े कॉमन आते हुए नजर आएंगे, अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये इंतहाई अहम चैप्टर है इस हवाले से। और इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं। एक है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। इन दोनों में से हम पहले बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जाएंगे सर्कुलर मोशन पे। तो आइए एंजॉय करें प्रोजेक्टाइल को। हाँ भाई, तो एंजॉय द प्रोजेक्टाइल। वाह, ये तो शेर हो गया। एंजॉय द प्रोजेक्टाइल। नहीं नहीं, शेर नहीं हुआ, बेकार हो गया बिल्कुल। हाँ, शेर नहीं है ये। हाँ भाई, तो ये बताओ भाई, किसी को याद है ये तुम लोगों ने पढ़ा था किसी जमाने में? लास्ट ईयर नहीं, इसी साल की बात है। इसी साल तूने पेपर दिए हैं, 3 महीने पहले। सही। उठा के फेंकते हैं। सही है, ये बातें आप लोग सही कह रहे हैं। प्रोजेक्टाइल में अच्छा चले, टेनिस बॉल को फेंक दिया या आपने उठा के फेंक दिया किसी भी चीज को, तो जब आप फेंक देते हो तो जिस चीज को आपने फेंका उसकी क्या मोशन की प्रॉपर्टीज क्या है, असल बात ये है। एक एक करके बात करना, एक एक करके। हाँ, आप बोले। एक्स और वाई दोनों से डिस्टेंस कवर होना चाहिए, सही बात है, आप बोले। ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, एक काम कीजिएगा, अटेंडेंस शीट जो आई है ना आप लोगों के पास, आप में जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन है वो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप पे ऐड किया जा सके। हाँ, ये घुमा दें सब तरफ, जो न्यू एडमिशन है आपके पास शीट गुजरे वहां पे अपना नंबर लिख दीजिएगा। और आपके पास सेंटर का नंबर है, उस पर 10 रुपए का इजी लोड कराइए, वो आपको ग्रुप पे ऐड करेंगे। वही बात होगी फिर सारी ग्रुप पे। नहीं होता अब? ग्रेविटी देखें वैसे भी कांस्टेंट है, मैंने कल भी बड़ी बड़ी लंबी डिस्कशन इस बात पे। हमारी पूरी फिजिक्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन कहीं नहीं है। जो भी एक्सेलरेशन है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी क्या है? यूनिफॉर्म है। हाँ भाई, तो आपने क्या बात की थी कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड वेरिएबल, ये बात भी सही है। यहाँ पे तो आप फंस जाएंगे फिर। एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। चले, ग्रेविटी लाती है, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँ, क्या इस बात ड्रॉप करना है, फेंकना नहीं है, ठीक है? मैंने क्या बोला, ड्रॉप करना है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँ तो इस बात के कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये आपके मुंह पे लग जाएगी? 0% चांस है। क्यों? क्योंकि मैं इसे छोड़ूंगा ना तो इसे नीचे गिर सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ एक्ट कर रही है? वाई एक्सिस पे क्या एक्ट कर रही है? और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट वाई पे आती है उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो ग्रेविटी का तो एक्स कंपोनेंट नहीं होता, तो इसके उधर आने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये तो नहीं बोले कि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ये फिर उधर कैसे जाएगी? 2 डायमेंशन कैसे बनेगा फिर? एंगल तो देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा देखें, आप सब ने जो बातें की है ना, सब ने सही बात की। इन सबको बस हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो छाप लें, लिखें। बॉडी, बॉडी, a body is called projectile. लो भाई, बात ही खत्म हो गई। A body is called projectile. A body is called projectile if it covers distance, if it covers distance along x-axis and y-axis, if it covers distance along x-axis and y-axis। अच्छा, यहाँ पे जरा रुके, भी डेफिनेशन कंप्लीट हुई नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ना प्रोजेक्टाइल को लेके ये डेफिनेशन होती है कि वो बॉडी प्रोजेक्टाइल होती है जो दोनों एक्सेस पर डिस्टेंस कवर करे, ठीक है ना? तो अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सिर्फ कि हर वो बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी जो एक्स और वाई एक्सेस दोनों पे डिस्टेंस एट अ टाइम कवर कर रही है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें बॉडी एट अ टाइम दोनों एक्सेस पर चल रही होगी लेकिन वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। सबसे पहली एक डायग्राम ये बनी हुई है। इसमें जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, ये गाड़ी जो है
ये एट अ टाइम आपको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होती हुई दिख रही है और जमीन से ऊपर भी जा रही है, यानी हाइट भी बढ़ रही है। लेकिन ये टू डायमेंशनल मोशन तो है, लेकिन इसे आप प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जरूरी है दो चीजें। नंबर वन, एक्स एक्सिस की स्पीड जो है, जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर हो रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट होना लाजमी है, और जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर हो रहा है वहां पर स्पीड में वेरिएशन आना लाजमी है। सही है? और प्रैक्टिकली ये कंडीशन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कहां पर? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के अंदर। समझ आ रही बात? तो ये जो, जैसे मैंने इस गाड़ी की मिसाल दी, ये गाड़ी टू डायमेंशनल मोशन में है लेकिन ये फ्री फॉल मोशन में नहीं है, प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते आप उसको। कोई टेक ऑफ करता हुआ एरोप्लेन है, वो भी एट अ टाइम एक्स एक्सिस दोनों पे चल रहा होता है, उसे भी आप प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते, वो अपने इंजन पे चल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो मूव नहीं कर रहा। अगर हम एरोप्लेन का पैराबोलिक पाथ बना लें तो भी नहीं कराएगा वो। पैराबोलिक पाथ भी वाली बात आप लोगों को पता है ना, कि पैराबोलिक कर्व बनता है इसमें प्रोजेक्टाइल में। तो जैसे एक मिसाल है, एक सिचुएशन में ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये मान लें किसी एयरपोर्ट का रनवे है और इस पर एक जहाज चलता हुआ आ रहा है। भाई वाह, क्या टाइट बात बताई मैंने आपको, कि रनवे पे जहाज चलता हुआ आ रहा है। वाह, ये जहाज चलता हुआ आया और यहाँ पे आ गया, जहाज टेक ऑफ कर गया, इस पॉइंट पे टेक ऑफ करेगा। जैसे ही जहाज ऊपर गया, पायलट को याद है, अरे मेरा सामान तो नीचे ही रह गया, उसने वापस लैंड करा दिया जहाज को। पैराबोलिक कर्व भी बन गया। इतना बड़ा जहाज भी नहीं होता कि मैं उसे हाथ से चला दूं, उस लिहाज से ठीक है दोनों बातें। इतने बड़े जहाज के लिए इतना बड़ा रनवे बहुत है। तो पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं, ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैराबोलिक कर्व भी बना, टू डायमेंशनल मोशन भी बना, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहला सकता, क्योंकि ये तमाम काम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं हो रहे। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर जब कोई बॉडी चलेगी तो उसमें आपको प्रैक्टिकली वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड और वेरिएबल वर्टिकल स्पीड वाली कंडीशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ती हैं। तो कंटिन्यू करें जरा, कंप्लीट डेफिनेशन लिख लें। A body is called projectile if it covers distance along x-axis and y-axis such that अबे what क्या मतलब, नए आए हो क्या तुम लोग क्लास में? such that horizontal velocity is constant and horizontal velocity is constant and vertical velocity is variable. Horizontal velocity is constant and vertical velocity is variable. Horizontal velocity is constant and vertical velocity is variable. ये जो सिचुएशन है ना, ये प्रैक्टिकली आपको सिर्फ कहाँ पे नजर आएगी? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में दिखेगी, लेकिन चंद बातें एज्यूम करने के बाद, डायरेक्ट नहीं। तो वो इसी बात को एक और अंदाज में लिख लें, और करके लिखिए। और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। Freely falling bodies are called projectile with following assumptions. कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी इसके लिए, with following assumptions। हाँ भी, नंबर वन assumption, नो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन। नंबर टू assumption है नो स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जमीन घूम नहीं रही है। नंबर तीन, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग। ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, और वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई है ना, इनको जरा समझ लें अच्छी तरह से। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, इसको जरा क्लियर कर लें अपने जहन में, वरना ये आपको बड़ा कंफ्यूज रखेगा। जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे मैंने फोर्स एंड मोशन के नाम से पढ़ा है आपको, जो अभी हमने एंड किया, उस चैप्टर में और इस चैप्टर में बड़ी कंफ्यूजन रहेंगी, वरना जरा तवज्जो रखिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखें भाई, अगर हम यहाँ से, अगर मैं इस बॉडी को अगर यहाँ से ड्रॉप कर दूं तो ये कहाँ जाएगा? नीचे गिर जाएगा। किस वजह से नीचे गिरेगा? ग्रेविटी से ज्यादा अच्छा लफ्ज जो ना यहाँ पर वेट है। क्यों? वजह समझे।
देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है ना वो बिटवीन एनी टू मासेस होती है। कोई सी भी दो मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर हम किसी भी दो मास की बात ना करें और हम एक स्पेसिफिक मास लें इसके अंदर, और वो मास है अर्थ का मास। अगर जमीन किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दे तो जमीन की लगाई गई ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते या ग्रेविटी नहीं कहते, बल्कि जमीन की लगाई हुई ग्रेविटेशनल फोर्स वेट कहलाती है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मैंने कहा मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, ये नीचे जाएगा। मैंने पूछा किस वजह से नीचे जाएगा, आप लोगों ने कहा ग्रेविटी की वजह से। भी बताएं ग्रेविटी इस पे कौन लगा रहा है? जमीन। जमीन लगा रही है। जमीन की लगाई हुई ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या बोलेंगे? वेट। अब मैं जब आपसे सवाल पूछूं क्यों बॉडी नीचे गिरी तो आप क्या बोलेंगे? वेट की वजह से गिर रही है। दोबारा से सवाल है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये कहाँ जाएगा? किस वजह से? क्या इस बात का चांस है कि कोई बॉडी कहीं किसी हाइट से ड्रॉप की जाए और वो बॉडी अपने वेट की वजह से हॉरिजॉन्टली चलना शुरू कर दे? यानी यूं अगर मैं आम जबान में बात पूछूं आपसे तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस बात का कोई चांस है कि मैं इसे यहाँ से ड्रॉप करूँ? फेंकना नहीं है, क्या करना है? ड्रॉप करना है किसी हाइट से, और ये आप में से किसी के मुंह पे लग जाएगा। इस बात का कोई चांस नहीं है। सही है? यानी इससे एक बात क्लियर कर लें कि जो वेट होता है ना बॉडी का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये हमेशा एक्ट करती है कंप्लीट अलोंग वाई एक्सिस। इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होता कोई। ये बात मैंने आपको इंक्लाइनमेंट के टाइम पर बताई भी थी बड़ी डिटेल में, कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट वाई एक्सिस पर आती है तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाता है। सही ना? अच्छा अब आइए जरा दूसरी तरफ। अगर ये बॉडी यहाँ से ड्रॉप की जाए और ये जस्ट अपने जो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे पॉइंट है वहां नहीं गिरता, ये कहीं इधर या उधर अगर हो जाता है, तो इस बात की वजह क्या हो सकती है कि जब ये मार्कर नीचे गिर रहा था इस दौरान में तेज हवा चलना शुरू हो जाए और फोर्स ऑफ एयर करंट की वजह से ये यहाँ या वहां मूव कर जाए? पॉसिबल है ऐसा। लेकिन हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? नो एयर फ्रिक्शन। सही, एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये काम नहीं हो सकता इस वक्त। हमारी किताब में ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएं कि जमीन घूम रही है। जमीन अगर घूम रही है तो जमीन के ऊपर मौजूद हर ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ये मार्कर भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, सब चीजें घूम रही हैं। हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होती है। और आपको पता है फोर्स जब बॉडी पर लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन आती है। तो हर बॉडी के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है जो कि उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। वो अलग बात है कि उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इंतहाई कम है। कांस्टेंट वैल्यू है 0.033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर बॉडी पे मौजूद है जो अर्थ के सरफेस पे मौजूद है। इंतहाई कम एक्सेलरेशन है लेकिन बहरहाल एग्जिस्टेंस है इसकी। तो हम इस एक्सेलरेशन का इम्पैक्ट भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले क्या सोच लिया? जमीन घूम नहीं रही। ये दो बातें ऐसी हैं जो मेरे जहन में आई। इन केस अगर आपके दिमाग में इन दो के अलावा कोई तीसरी फोर्स भी आ जाती है अदर देन ग्रेविटी, आपके दिमाग में कोई तीसरी फोर्स भी अगर आ जाती है तो आप एजम्पशन नंबर 3 पे चले जाइए। एजम्पशन नंबर 3 क्या है? ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, यानी हर चीज को नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ कौन सी फोर्स को सोचेंगे? ग्रेविटेशनल, जो कि सिर्फ कौन से एक्सेस पर है? वाई पे। इसका एक्स कंपोनेंट नहीं है, ग्रेविटी का एक्स कंपोनेंट कोई नहीं है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई फोर्स होगी तो आप उसे नजरअंदाज कीजिए। तो बताइए एक्स एक्सिस पर कितनी फोर्स बची? जीरो। जब फोर्स नहीं बची तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी। जब एक्सेलरेशन नहीं आएगी तो एक्स एक्सिस पे फोर्स क्या हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी। और वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स लग रही है। वाई एक्सिस पे फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। क्या वैल्यू होती है? 9.8। लेकिन आपने लिखना है क्या इसको? 10 लिखना है। तो भाई एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड वाली बात समझ में आ गई। अब आई जरा दूसरी बात है, बल्कि काम करता हूँ इसमें मुझे एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना है, लेकिन पहले मैं इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह लिख दूं। उसके बाद मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मजीद बतानी है कि जब एक्स एक्सिस पर हम फोर्स ही नहीं लगा रहे तो बॉडी एक्स एक्सिस पे चलेगी कैसे? हमें मोशन भी तो चाहिए एक्स एक्सिस पे। मोशन इन टू डायमेंशनल केस है। एक्स वाई एक्सिस दोनों पे बॉडी को चलाना है। एक्स पे कैसे चलेगी बॉडी जब आप फोर्स ही नहीं लगा रहे? वाई पे तो चलना समझ में आता है, ग्रेविटी खींच लेगी नीचे खुद ही। एक्स पे हम कैसे चलाएंगे? तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ। पहले जरा इसके फॉर्मूले वगैरह लिख दें। क्या एक दफा से मैंने कुछ समझाया ही नहीं है? क्या? अबे क्या बता रहा था, याद तो दिला मुझे, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं तो। वाह। चल रिपीट कर, कौन सी वाली बात कंफ्यूज कर रही है?
नहीं, पूरी बात, ये वाली बातें मत क्या करो, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दें, बेटे तकलीफ क्या है आपको, बस मेरा इलाज कर दें। मैं कह रहा था हर बॉडी जमीन के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर जमीन के घूमने की वजह से एक बहुत ही कम अमाउंट में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मौजूद है, जिसकी वैल्यू होती है 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, कर सकती है, जरूरी नहीं कर दे, कर सकती है, लेकिन तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जमीन घूम ही नहीं रही है। ये बताएं अगर जमीन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? वहाँ कुछ भी नहीं होगा, दिमाग खराब हो गया, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हाँ वैसे ये बात भी सही है, चले। ये एक ऐसी चीज है, जमीन के सरफेस पर अभी भी कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर कई महीनों तक दिन, कई महीनों तक रात रहती है। हम भी वैसे ही हो जाएंगे, मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे लोग रहते हैं, तो ऐसी क्या चीज होगी कि जिसका इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर? सन के जाने की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ जमीन घूमना बंद कर दे अगर। हाँ, ऐसे ही होगा बिल्कुल भाई, कोई चीज यहाँ पे सरफेस रहेगी ना, हर चीज उड़ जाएगी, बिल्डिंग विल्डिंग सब उड़ जाएगा। जी, ऑर्बिट से नहीं हटेगी, घूमना बंद करना है, ऑर्बिट के ऑर्बिटल मोशन बंद नहीं है। देखो, सन है बीच में, जमीन ऐसे घूम रही है, यूं रिवॉल्व कर रही है इसके सन के अराउंड, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी यूं घूम रही है जमीन, इस तरह से मैं इस घूमने की बात कर रहा हूँ। ये अगर बंद कर देना तो आपने जो बात की कि ये एक डिजास्टर होगा जमीन के लिए, और कोई चीज जमीन पर रहेगी, बिल्डिंग वगैरह जो कुछ है ना सब उड़ जाएगा ये। क्यों, वजह समझे। देखिए जमीन, ग्रेविटी के घूमने से कोई ताल्लुक नहीं, ग्रेविटी जीरो कौन कह रहा है? आपने बोला, ग्रेविटी का कोई ताल्लुक नहीं जमीन के घूमने से, वो अलग चीज है। जमीन के ऊपर जो ग्रेविटी है ना, वो उसके मास की वजह से, घूमने की वजह से नहीं है। जमीन अगर घूमना बंद कर देगी, ग्रेविटी फिर भी रहेगी, लेकिन होगा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो जमीन है ना, इसके अराउंड इसका एक एटमॉस्फेयर है, सही है? अब ये एटमॉस्फेयर के बारे में आप सोचें कि ये एटमॉस्फेयर ऐसे चिपका हुआ कैसे जमीन के साथ, ये जमीन से अलग क्यों नहीं हो जाता? भाई आप अगर कोई मिसाल के तौर पे एक बलून है, आप उसको फाड़ देते हैं, उसमें से एयर निकली, कहाँ गई? इधर उधर हो गई ना। इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है जमीन के अराउंड, जो हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ गैसेज हैं, ये तमाम चीजें जमीन के सरफेस के साथ साथ क्यों घूम रही है? कोई चीज को खींच के रखी हुई है ना, वो चीज कौन है? वो जमीन की सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो ये घूमती है ना, तो ये असल में अपने एटमॉस्फेयर को इसने अट्रैक्ट किया हुआ है, सही है? अगर जमीन घूमना बंद कर दो, उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, ये मार्कर मैं एक रस्सी से बांध दूं, इसको मैं घुमाना शुरू कर दूं इस तरह से, ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, इस घूमने के दौरान में इसको जो घुमाने की जिम्मेदार फोर्स है ना, वो है सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस वक्त ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? जो इसके साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब आप जरा सोचें, मैं इसको घुमाना शुरू करूं और ये रस्सी टूट जाए किसी भी मौके पे, जब रस्सी टूटेगी तो ये मार्कर रहेगा अपने ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये जमीन के साथ चिपका हुआ है, जमीन के घूमने की वजह से। ऐसे जमीन अगर घूमना बंद कर दो तो एटमॉस्फेयर जो ना, ये यहीं चिपका रहेगा सर, ये उड़ जाएगा कहीं और इसका उड़ने का अंदाज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। असल चीज ये समझने वाली, आप इसको यूं समझ लें, एक बलून है, आपने उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया, सही है, उसका अंदर फुल हवा भरें और उसको अचानक फाड़ दें, उसमें से जो हवा निकलेगी ना, वो उस पानी के जो ड्रॉप्स होंगे उनको कैसे उड़ाएगी वो? तो ऐसी हमारी हर चीज उड़ जाएगी। ये ऐसी तेज हवा चलेगी, जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, अक्सर जब कोई तूफान वगैरह आते हैं तो दरख्त तक टूट जाते हैं। ये तो कराची में भी कई बार हो चुका है, मतलब ये हालांकि इतना कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाला शहर नहीं है, ये इलाका ऐसा नहीं है, वो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की बारिशें हो जाती हैं, उसमें यहाँ पे साइन बोर्ड्स गिरना तो बड़ी आम सी बात है। ये हवा के बाद बड़ी ताकत है। तो अगर ये एक साथ अगर पूरा एटमॉस्फेयर जाएगा ना, तो कोई चीज़ यहाँ पे रहेगी नहीं, हर चीज़ उड़ेगी साथ में इसके। तो जमीन का घूमना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बेटे मेरा ख्याल है 3 मिनट और 8 सेकंड में आखिरी बंदा भी निकल लेगा। अबे तुझे क्या मैं, नहीं नहीं, कुछ और आ रहा था मेरे दिमाग में, ये तो फिर आपने बड़ी इज्जतदाराना बात की। हाँ भाई, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, आए जरा, अबे तुम लोग तो डर गए ऐसा लग रहा है। वाकई मैं बता रहा हूँ, सबको लग रहा है जैसे अनकरीब कयामत का ऐलान होने वाला है। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में आप लोगों को ना कुछ सिंबल्स बता रहा हूँ, उनको आप लोग नोट कर लें, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि होती है वी आई, जैसे कि फाइनल वेलासिटी जो कि होती है वी एफ, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस, जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं हाइट यानी के एच, जैसे कि लॉन्च एंगल जैसे हम कहते हैं थीटा। देखिए जब प्रोजेक्टाइल की बात होगी ना, ए भाई हम तुम्हारा नाम सोच रहे हैं बहुत देर से, अब तू जब बोलता हुआ दिखा ना, मैं तेरा नाम रिलीज कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सोच लिया है मैंने। बोलता हुआ मत नजर आइयो मुझे, वरना तेरा एक नया नाम आ जाएगा इस क्लास के लिए। हाँ भाई, जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल को थीटा लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस में भी इसे थीटा लिखते हैं। हाइट की जब बात करते हैं यानी वर्टिकल डिस्टेंस, तो इसको बाज उलमा ने अपनी किताबों में वाई लिखा है यानी वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और बाज उलमा ने इसे सिर्फ हाइट को हाइट लिखा है, एच को एच रहने दें। अच्छा भाई, जहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात आती है तो वहां प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रेंज, तो इसे हम लिख देते हैं कैपिटल आर। वैसे बाज उलमा ने इसे एक्स भी लिखा है यानी वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे कवर हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है सिर्फ वी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो भाई इनके ना कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी बनेंगे यहाँ पर, जैसे कि, हाँ भाई बताओ जरा, हुज शी, अबे कौन सी लाइन, भाई एकदम माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या चैंपियन बच्चे हैं भाई, वाई एक्सिस पहचान गए। हाँ भाई हुज शी, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हाँ भाई हुज शी, या मैं करता हूँ ऐसे, कौन करता है ऐसे। हाँ लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया, मेरे कान बहुत थे, मैं ऐसी सी बातें सुनो, तुम लोग बड़ा वो ले रहे हो, मुझे हल्का ले रहे हो बहुत, हर कोई बुराइयां करने में लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, ये आपको दो एक्स वाई प्लेन नजर आ गए, इसके ऊपर देखें मैंने ना दो वेलोसिटीज बना दी हैं। एक वेलोसिटी है ये है इनिशियल वेलोसिटी एंड शी इज द एंगल थीटो। एक वेलोसिटी है ये है फाइनल वेलोसिटी एंड शी इज द एंगल थीटो। ये बताओ कि ये जो v नॉट और v, दो वेलोसिटीज लिखी हुई है, ये क्या कंप्लीट एक्स एक्सिस पे है, दोनों कंप्लीट वाई एक्सिस पे है, क्या इन्होंने एंगल बनाया हुआ है। हम इनकी कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो भाई बताओ कि ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वी नॉट वाई, ये कौन हो गया, वी नॉट एक्स। उसके बाद बताइए सिमिलरली ये कौन हो गया, v का y कंपोनेंट, और ये हो गया v का x कंपोनेंट। अब इसमें देखो जहां जहां v लिखा हुआ है इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, जहां जहां v नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी है। x और y इंडिकेट कर रहा है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को। तो देखें इस हिसाब से अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, तो मुझे जरा फॉर्मूला बताओ, v नॉट x का फॉर्मूला क्या बनेगा, v नॉट कॉस थीटा। इसमें बताइए जो v नॉट है ये क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, और x क्या इंडिकेट कर रहा है, अलोंग x एक्सिस, ये x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा ही है बिल्कुल। v नॉट y का फॉर्मूला बताएं, v नॉट साइन थीटा, इसमें v नॉट हमें क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अच्छा जी, इसी तरीके से वी वाई, इसका फॉर्मूला बताओ, वी वाई का मतलब v के साथ क्या लगाएंगे, साइन थीटा, इसमें v क्या इंडिकेट कर रहा है, y क्या बता रहा है, अलोंग y एक्सेस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस। सिमिलरली वी एक्स फॉर्मूला बताइए, v cos थीटे, इसमें v कौन बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बगैर इसके फॉर्मूले नहीं समझे जा सकते। जैसे दो कंपोनेंट्स आपको याद है, एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा होता है, एफ के जरिए हम इसको ज्यादा समझते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एफ के बजाय वी नॉट और वी, ये दो सिंबल्स इस्तेमाल होंगे। हम्म, अबे तुझे पता नहीं है वही ना, वी और वी नॉट में क्या फर्क है, तो फिर पूछ क्यों रही है, मुझे चेक कर रही है, मुझे भी पता है वो तो।
यार ये देखो, ये क्यों वाली ना बातें मत किया करो, ये क्यों लिखना है भाई, आप इसको जो है ना अलिफ लिख दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अलिफ आपने इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिखा है। अब ये क्या सवाल है कि वी नॉट क्यों इनिशियल वेलोसिटी के लिए? नहीं, समझना नहीं है इसमें, याद करना है इसको। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसको याद करना है आपने। अब आप फेडरल बोर्ड की किताब उठा लें, उसमें यू लिखा हुआ है, हमारी सिंध बोर्ड की किताब में इनिशियल के लिए वी आई लिखा हुआ है, इन्होंने वी नॉट लिख दिया प्रोजेक्टाइल में, हर जगह पे यही लिखा हुआ है। इसमें क्यों का कोई सवाल नहीं है। हाँ। हम्म। ओ गरीब इंसान, एजम्पशन है ये, एजम्पशन, एज्यूम करना है आपने, प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा। प्रैक्टिकली तो एक्ट कर, हाँ क्या क्या है? हर चीज एज्यूम क्यों करते हैं? यार ये सवाल आपने अच्छा किया है। देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। असल में हमारी ना औकात नहीं है अभी कि हम प्रैक्टिकल कंडीशन को समझ सकें। और मतलब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, हमारी का मतलब यहाँ पर कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, सही है ना, जो भी हैं, आप हैं, आपकी भी अभी औकात नहीं है, जो आपसे पहले आए थे उस लेवल पे उनकी भी औकात नहीं थी, हमारी भी नहीं थी, और जो आएंगे उनकी भी नहीं होगी। तो किया क्या जाता है कि भाई साइंस पढ़ानी भी है। अब आप साइंस पढ़ाना भी चाह रहे हैं, और आप जानते हैं कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसका इतना कैलिबर नहीं है कि वो चीज़ समझ पाए, तो उसको हर चीज़ बड़ी आसान आसान करके दिखाई जा रही है अभी। जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल फिर भी नहीं कराया जाएगा, शुरू के 2 साल फिर भी आपकी औकात नहीं बनेगी, क्योंकि तीसरे साल से फिर ना प्रैक्टिकल बातें शुरू होंगी और ये एजम्पशन खत्म हो जाएंगी। फिर आप लोग बोलेंगे यार वो एज्यूम करा के करा दो, वो आसान था ज्यादा। हाँ ना, कूद जा जाके नीचे, बन जाएगी प्रोजेक्टाइल। नहीं नहीं, फड्डा कर लो आपस में, जो बच जाए वो पूछ लेना। सबर करो, रुको 1 मिनट। हाँ भाई एक काम करो, मुझे जरा एक फॉर्मूला लिस्ट लिखनी है इसकी, वो भी लिख लें जरा आप लोग पहले, उसके बाद आप लोग का हो सकता है सवाल जो है ना मेरी इस एक्सप्लेनेशन में पहले से मौजूद हो, तो इसलिए पहले मेरी बात सुन लें आप लोग। हाँ भाई ये मैंने देखें क्या लिख दिया, आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक, जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हर टॉपिक में आ जाती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बताएं इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। 3 तो देखें पता है हमें कौन सी हैं, चौथी इक्वेशन बताइए कौन सी है, एस इक्वल टू वी टी। लेकिन ये जो एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला ये हम कब यूज करते हैं? सिर्फ कांस्टेंट पे। तो चले मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पर ना 2 कैटेगरीज बना दी हैं। इसे मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन बना दिया एक्स एक्सेस, और यहाँ पर मैंने एक दूसरी कंडीशन बना दी वाई एक्सेस। तो बताइए आउट ऑफ 4 मैं एक्स एक्सेस पर कितनी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ? चारों लग जाएंगी इस पे, कौन कौन सी? सिर्फ एस इक्वल टू वी टी लगेगा फॉर्मूला, और कोई नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स एक्सेस पे स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, एस इक्वल टू वी टी। वाई एक्सेस बताइए आउट ऑफ 4 हम कितने फॉर्मूले लगा सकते हैं? 3, जिनमें एक्सेलरेशन है वो तीनों लग जाएंगे। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ साथ कॉपी मत करो उसको, पहले मुझे लिखने दो पूरा, उसके बाद कॉपी कीजिएगा एक साथ। पहली इक्वेशन हो जाएगी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस माइनस जी टी। दूसरी इक्वेशन है एच इक्वल टू वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है प्लस माइनस 2 GH वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे इन तमाम इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। तो देखिए इनकी कन्वर्जन्स क्या बन जाएंगी प्रोजेक्टाइल के लिए सिर्फ। हाँ भाई सबसे पहले बताइए एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर, यानी कि रेंज। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये ओवरऑल डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है या सिर्फ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस? प्रोजेक्टाइल के पास 2 वेलोसिटीज हैं या एक वेलोसिटी है? दो, एक एक्स एक्सिस की अलग है, वाई की अलग है। तो यहाँ पर मुझे कौन सी वाली वेलोसिटी यूज करनी चाहिए? एक्स एक्सिस वाली, यानी कि वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन प्रोजेक्टाइल का मामला ये है, ये बताओ वी नॉट एक्स का क्या मतलब है? नहीं, कहते क्या है इसको? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस। और वी एक्स का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस।
अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब ये है कि जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो इनिशियल वैल्यू वही फाइनल है, जब भी तो आप कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वी नॉट एक्स टी है, तो इसे वी एक्स टी भी कहा जा सकता है। ये दोनों एक ही बातें कहलाएंगी, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर होती हैं जब भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आइए अब जरा वाई एक्सिस के ऊपर वी एफ की जगह बताइए क्या लिखना है। सिर्फ वी इक्वल टू वी आई की जगह पे वी नॉट प्लस माइनस जी की जगह पे जी, टी की जगह पे टी। लेकिन ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये वाई एक्सिस की है, ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की है। इसी तरीके से h की जगह पे आप h लिख देंगे, वी आई की जगह पे वी नॉट, लेकिन y एक्सिस का वी नॉट, t की जगह पे t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस टू जी एच, वी एफ की जगह पे v का स्क्वायर, वी वाई की जगह पे वी नॉट का स्क्वायर, लेकिन ये दोनों हैं y एक्सिस के। अच्छा एक चीज और यहाँ समझने वाली है, देखिए टाइम जो है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है। स्केलर होने की वजह से इसके कंपोनेंट्स नहीं बनते, तो मैंने टाइम की जगह कहीं पे भी एक्स वाई मेंशन नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी इसकी। दूसरे नंबर पर आइए वेलोसिटी नेचर वाइज वेक्टर क्वांटिटी है, जहां जहां मैंने वेलोसिटी लिखा वहां एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, वाई है तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी लिखी है, वी वाई और वी एक्स को चलाया। एक्सेलरेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, स्केलर के वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर। तो मुझे जी के साथ बताइए वाई या एक्स मेंशन करना चाहिए था या नहीं? क्यों भाई? क्योंकि ये कंप्लीट वाई एक्सिस पर, ये जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है, कंप्लीट वाई एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट नहीं होता। एक्सेलरेशन अगर है तो ये वाई एक्सिस पे ही है सिर्फ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर है तो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जी के साथ कहीं भी एक्स वाई मेंशन नहीं किया। अच्छा एक और बात याद कर लें, देखें आप लोगों ने वेक्टर्स का जो चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी आपको पढ़े हुए, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया गया वेक्टर थोड़ा रिड्यूस करके, आसान करके कराई गई थी चीज़ें। वेक्टर में ना बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, जिनमें से एक चीज़ के बारे में मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ आप लोगों की क्लास के अंदर, कि वेक्टर अगर कंप्लीट एक्स एक्सिस पे आ जाए तो वाई कंपोनेंट जीरो होता है, कंप्लीट वाई पे आ जाए तो एक्स कंपोनेंट जीरो होता है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन से कोई एंगल बना ले तो ना एक्स जीरो होता है ना वाई जीरो होता है, उसके कंपोनेंट बनते हैं। और इसकी दो तीन बार हम अब तक एप्लीकेशन भी देख चुके हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल में आ गया, प्लस इंक्लाइंड प्लेन में हमने इसको देख भी लिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर्स से रिलेटेड, जो मेरा अंदाजा ही आप लोगों को पता होगी, लेकिन एक बार जरा जहन में दोबारा से उसको बैठा लीजिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट, मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर। इस बात का रट्टा लगा लें अच्छी तरह से, क्योंकि वेक्टर के बगैर ना आपकी फिजिक्स पूरी नहीं होगी कभी भी, वेक्टर भले रेड्यूस हो जाए तो भी वेक्टर पढ़ना है आपने, सही। और अभी जैसे पीएमसी की जो कोर्स आउटलाइन उन्होंने अपनी बताई थी, उसमें वेक्टर शामिल नहीं था, लेकिन वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शामिल थी, तो वेक्टर से जान नहीं छूटेगी आपकी, ठीक है ना। तो बताइए जरा दोबारा से, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर। मिसाल के तौर पे, अच्छा एक्स वाई की जगह पे आई और जे भी बोला जा सकता है, ये भी ध्यान में रखें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया फोर्स है एफ, इसको मैंने लिख दिया एक फोर्स है एफ, और इसको मैंने लिख दिया 3i प्लस 2j। आई का मतलब एक्स एक्सेस है, जे का मतलब वाई एक्सेस है। इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और जो भी कैलकुलेशन है, रूट कैलकुलेट करना आपको आता है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो अगर एक काम यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूं, किसी न्यूमेरिकल में अगर ये कह दिया जाए कोई भी डेटा देकर कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, क्या कहा जाए? कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, तो आप सिंबल बताएं क्या मालूम करेंगे? v, y तो नहीं कहा मैंने, ये थोड़ी कैलकुलेट द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी बोला है। अगर कहा जाए कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी तो क्या मालूम करेंगे? v मालूम करेंगे। पूरी लिस्ट देख लीजिए, कहीं v लिखा हुआ दिख रहा है? सिर्फ v मौजूद नहीं है। इन इक्वेशंस को यूज करके आप v कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इन इक्वेशंस को यूज करके v का x और y कंपोनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, जो मैं सर्कल कर रहा हूं उनको। ये दो चीजें आप निकाल सकते हैं, यानी कि v इन इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, लेकिन v यानी फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। और जब आपको वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाले टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाले टर्म का स्क्वायर। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, तो आपके जहन में फॉर्मूला क्या आना चाहिए? ये फॉर्मूला।
अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में आप डेटा में ये देखेंगे कि वी एक्स वी वाई दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, और अगर नहीं दिया हुआ वी एक्स वी वाई तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी, जिससे आप पहले ये मालूम करेंगे फिर ये फॉर्मूला लगेगा। आखिरी एक बात, उसके बाद आप लोगों को मैं इजाजत दूंगा अपने सवाल पूछने की। आखिरी बात ये कि हमने तो ये काम कभी किया ही नहीं। अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ मिसाल के तौर पे इस मार्कर के बारे में, क्या मार्कर इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, कोई भी हाइट बता दी एक्स वाई जो भी हाइट है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी स्पीड से हिट करेगा। तो आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, 2 GH, जी आपको पता है 2 इसमें कांस्टेंट है, हाइट मैंने आपको बता दी, इनिशियल स्पीड फ्री फॉल मोशन में 0 होती है, आप VF निकाल लें। ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, सवाल कब लगाएंगे ये फॉर्मूला। मैंने फिर पूछा, देखें मैं अगर एक सवाल पूछ, मैं चलो एक डेटा बता देता हूँ प्रॉपर। आप बॉडी इज ड्रॉप्ड, सही है, फ्रॉम, ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो मुझे बताएं इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, या एच आ गया, विद व्हाट फाइनल वेलोसिटी, मैंने बिल्कुल मेंशन कर दिया, विद व्हाट फाइनल वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। क्यों, आप सीरियसली ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, यही तो आपने किया आज तक। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये कहाँ से कूद गया बीच में फाइनल स्पीड के लिए, मैग्नीट्यूड ही निकलेगा इससे, इससे डायरेक्शन थोड़ी आ रही है। एक मिनट में क्या 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 एग्जैक्टली ये जब आप ड्रॉप करना तो मोशन कहाँ पर है, सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर है ना। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है, जब मोशन इन 2 डायमेंशन का केस होता है। ये आप पहली बार कर रहे हैं, अभी तक हमने जो भी बात की है ना वो हमने 1 डायमेंशनल मोशन की बात की है। मोशन इन 2 डायमेंशन की बात हम अब करने जा रहे हैं। अब देखो दो चीजों का फर्क समझें। अगर ये कहा जाए कि बॉडी इज ड्रॉप, फ्री फॉल मोशन का केस है, लेकिन कहा जा रहा है बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, किसी हाइट से आपने छोड़ दिया उसको, वो सिर्फ वाई एक्सिस पे चलती हुई आएगी, वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, उस पर ये वाली लिस्ट अप्लाई नहीं होती, वो 1 डायमेंशनल मोशन है, उस पर सिर्फ ये वाले फॉर्मूले लगेंगे बस। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बॉडी इज थ्रोन, अ बॉडी इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ वेलोसिटी, इस तरह की अगर बात की जाए, लॉन्च या थ्रोन का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर ये 2 डायमेंशनल मोशन बनेगा। मिसाल के तौर पे मैं इस मार्कर को अगर नीचे गिराना चाहता हूँ, मैं इसे सिर्फ छोड़ दूंगा नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर आप में से किसी के मुंह पे मारना है मुझे, समझ रहा है तू, तो बताइए मैं इसे छोड़ दूं या फेंकूं, फेंकना पड़ेगा फिर, छोड़ने से ही हॉरिजॉन्टली कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आप जरा फर्क समझिएगा, देखो ये है एक सरफेस जहां पर ये बॉडी आके गिरेगी, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूंगा ना तो ये बॉडी नीचे आके गिरेगी ऐसे। जब ये इस सरफेस, सब तो जमीन है, ये इस जमीन को जब ये हिट करेगी बॉडी, तो बताइए क्या इसकी वेलोसिटी कंप्लीट एक्स एक्सिस पे होगी, कंप्लीट वाई पे होगी। अबे वाई पे है कंप्लीट, सीधा आ रहा है चलता हुआ, सीधा नीचे आ गया, वाई एक्सिस पे है कंप्लीट, कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज यूं आए, मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पे गिराना है, लेकिन मैं इसे 2 डायमेंशन पर लेकर जाऊं, मैं इसको करूंगा ये कि मैं इसको यहाँ से ना ऐसे फेंकूंगा ऐसे, जब मैं इसको यूं फेंक दूंगा ना, ये मैंने इसको इस डायरेक्शन में फेंक दिया है, ये है V0x, कोई भी वेलोसिटी है, मैंने इस मार्कर को ऐसे यूं फेंका, तो बताइए क्या ये मार्कर ऐसे यूं सीधा चलता रहेगा, तो नीचे गिरेगा, जमीन ऐसे नीचे खींच लेगी, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फेंका, जमीन नीचे खींचेगी इसको। अब ये दोबारा जमीन में गिरा, ऐसा गिरने का अंदाज चेक कीजिएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको इस तरह फेंका, यूं चलता हुआ आया और यहाँ पे आके गिरा, तो बताएं क्या ये कंप्लीट एक्स एक्सिस पे चलता हुआ आया गिरने के लिए यहाँ पे, या ऊपर से सीधा वाई पे चलता हुआ आया, क्या इसने सरफेस को एंगल पे हिट किया, जब एंगल पे हिट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ये इसका आ गया एक्स कंपोनेंट, ये आ गया इसका वाई कंपोनेंट, ये दोनों चीजें आप इन इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे और फिर आपको ये वाली वेलोसिटी पता चलेगी, रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी। इसमें देखो नो एयर रेजिस्टेंस या एक्स एक्सिस की कोई फोर्स नहीं थी, क्यों नहीं थी जरा ये भी चेक करें, मैं तो अपने अभी आप लोगों को मैंने इतना चूरन बेचा, एक्स एक्सिस पे फोर्स क्यों नहीं चाहिए, बॉडी एक्स एक्सिस पे बगैर फोर्स के चली कैसे फिर, ये भी तो सवाल है। ये बताएं हम किस बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी बॉडी होती है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी चल रही हो। अब आप जरा देखें कि अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ हॉरिजॉन्टली और ये मार्कर यहाँ के गिरता है, इस चीज को थोड़ा स्लो मोशन में चेक करें, मेरे हाथ में क्या चीज है, जब तक है ना ये मार्कर है, जब मैं इसे छोड़ दूंगा ना तो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, और उस वक्त इस पे प्रोजेक्टाइल के रूल्स अप्लाई हो सकेंगे। सही है, अब मैं इस मार्कर को ऐसे फेंक रहा हूँ ना, जब तक ये मेरे हाथ में मार्कर है, जहां मैंने इसको छोड़ दिया ना, अब ये बन गया क्या, प्रोजेक्टाइल। सही है, जब मैंने प्रोजेक्टाइल्स को बना दिया तो मेरे छोड़ने के टाइम पे इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ चुकी थी,
और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके जमीन तक पहुंचने तक फिक्स रहेगी, इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो आपने एक बार स्पीड दे दी, स्पीड आप देंगे अपने हाथ से या किसी डिवाइस के जरिए, जब तक आपके हाथ में चीज या प्रोजेक्टाइल जो भी है आपके हाथ में है या डिवाइस के साथ अटैच्ड है, वो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, वो जब वहां से रिलीज होगा तो वो प्रोजेक्टाइल बनेगा। फिर उस पर ये वाले तमाम रूल्स लगेंगे, और उस वक्त आप उसे हॉरिजॉन्टल स्पीड दे चुके हैं। वो हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर हवा चलेगी तो चेंज हो सकती है। हमने क्या एज्यूम कर लिया, हवा नहीं चल रही, वो स्पीड चेंज नहीं होगी। वो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हो सकती है अगर जमीन के घूमने की वजह से प्रोड्यूस होने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स पर एक्ट कर जाए। हमने एज्यूम कर लिया जमीन घूम नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, जो सिर्फ नीचे गिरा रही है। जो हॉरिजॉन्टल स्पीड उसके पास थी वो थ्रू आउट द मोशन वही स्पीड रहेगी उसके पास। और जब ये बॉडी जमीन पे गिरेगी वापस बॉडी बन जाएगी, प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगी। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन एक्स एक्सेस पर कांस्टेंट, वाई एक्सेस पर वेरिएबल स्पीड रहती है इसलिए। ये पॉइंट है। अब आप लोग बताएं, अगर कोई सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मैं आज की अदालती कार्रवाई भी खत्म करूंगा। मतलब मैं नया कोई टॉपिक आपको मजीद नहीं बता रहा। हाँ भी पूछो, हिम्मत है तो पूछो। उनका भी सेम केस है भाई। एक मैं हूँ लॉन्ग जंपर, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, मैं हूँ, मैंने जंप किया, मैं ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस पा गया, मैं प्रोजेक्टाइल बन गया, मैं जमीन पे गिरा, मैं वापस मैं बन गया। ये सीन है। जब तक आप इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है तो आप हैं। ग्रेविटी जहां इन्वॉल्व हो गई वहां प्रोजेक्टाइल। और टू डायमेंशन होना जरूरी है, ये भी एक पॉइंट है। तो आपको जरूरत नहीं, आप दे दें जरूरत नहीं है, लेकिन वो गिर खुद जाएगा, आप नहीं देंगे तो भी खुद गिर जाएगा। भाई एक पॉइंट है, अगर मिसाल के तौर पे, यार कोई अच्छी एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रही है अभी कि, चलो छोड़ो, कोई चीज ही ध्यान में नहीं आ रही। मतलब एक चीज कहने का मतलब, ऑटोमेटिकली जब आ रही है एक, हाँ एक एग्जांपल यूं कह लें, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, आप उसमें बैठ जाए और बोले मैं गियर भी चेंज करूंगा, भाई तुझे जरूरत नहीं है करने की, वो ऑटोमेटिक है, खुद गियर चेंज हो जाएगा। आपको जहमत करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो वर्टिकल स्पीड है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी बॉडी के अंदर, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दें खाली, वर्टिकल खुद ही आनी है उसमें। हाँ, इसको मैं क्या समझूं? अच्छा, हटना है। हाँ भाई, समझ आ गई बात, कोई सवाल नहीं है। ये बताओ तुम लोग को बहुत अच्छा समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया? कुछ दो ही बातों में आता, कोई सवाल नहीं होता। वो होता है सर कुछ पल्ले पड़े तो कुछ सवाल आया ना दिमाग में, या सर आपने इतना अच्छा समझा दिया कि कुछ बचा ही नहीं। हाँ। हाँ, क्या चीज निकालने के लिए? एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालना है, फिर मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। भाई अगर एक्स और वाई, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक केस बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अ मार्कर इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड मैंने बोला है, इसको आप सिंबल क्या देंगे? वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई, क्या बोलेंगे? वी नॉट एक्स। मैंने क्योंकि लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, मार्कर इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो जो स्पीड मैंने दी है ना इसको, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और मैंने इसकी वैल्यू एज्यूम की है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे मैंने कह दिया फ्रॉम अ हाइट ऑफ, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड। 10 मीटर की हाइट आ गई। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड? अब बताएं, मैंने आपसे पूछा क्या, विद व्हाट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनल स्पीड। अच्छा, ये जो फाइनल स्पीड की बात हो रही है, इसके ऊपर जरा एक चीज सोचने वाली है कि जब ये मार्कर 10 मीटर की हाइट से जमीन से टकराएगा, तो क्या कंप्लीट एक्स पे या कंप्लीट वाई पे टकराएगा या किसी एंगल पे टकराएगा? क्योंकि मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका था, तो ये सीधा नीचे या हॉरिजॉन्टल चलता हुआ नहीं आएगा, बल्कि सर पे हिट करेगा एक एंगल पे। और जब ये एंगल पे हिट करेगा तो आप क्या करेंगे फिर? आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे वेलोसिटी के, वी एक्स और वी वाई। अब बताएं वी एक्स की क्या वैल्यू बताई मैंने आपको? 20, क्योंकि आपको पता है ये तो थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं होगी, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो वी एक्स पे आप क्या लिख देंगे यहाँ? 20। वी वाई मैंने नहीं बताया आपको, उसको आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। वी वाई के ये फॉर्मूले मौजूद हैं। कितने फॉर्मूले इसमें मौजूद हैं आउट ऑफ 3 जिनमें आपको वी वाई नजर आ रहा है? दो। कौन कौन सा? एक नंबर 1 और एक नंबर 3। मैंने अब तक जो डेटा आपको बताया उसमें 1 और 3 में से कौन सा वाला लगा सकते हैं आप? 1 वाला नहीं लगा सकते, उसमें टाइम है, मैंने टाइम को कोई बात नहीं की, मैंने हाइट दी थी आपको। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 2 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको पता है 10 है, एच की वैल्यू मैंने आपको बता दी 10 है,
इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, 0, क्योंकि फ्री फॉल मोशन में इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होती है। और जो 20 की स्पीड थी ना इनिशियल, वो वाई एक्सिस की स्पीड नहीं थी, वो एक्स की स्पीड थी, उसका वाई के साथ कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्पीड 0 होगी। इससे आप वी वाई निकाल लेंगे, जब ये वी एक्स वी वाई दोनों आ जाएंगे तो इधर ले आइएगा उसको, फिर ये काम करना। सिर्फ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के साथ क्या कोई डबल रोटी मक्खन भी मांगेंगे? विद व्हाट, मैंने यहाँ पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, थोड़ी तो आप अकल चलाएं अपनी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, कौन सी स्पीड निकालेंगे, इनिशियल के फाइनल? फाइनल ही पूछेंगे ना। अबे क्यों, क्या मतलब? चल एक बात बता मुझे, मैं इसमें ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप मार्केट ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, तो ये बता आप कौन सी वाली स्पीड निकालेंगे? भाई इनिशियल 0 होती है हमेशा, फाइनली तो पूछेंगे इसमें, फ्री फॉल मोशन में फाइनल स्पीड पूछी जाती है हमेशा। हाँ, अगर पहले से अगर चल रही होगी तो फिर वो फ्री फॉल मोशन का केस नहीं हो सकती। अगर पहले से चल रही है, अगर चलना शुरू करेगी फ्री फॉल मोशन में बॉडी, तो 0 से ही चलना शुरू करेगी। अगर बॉडी चलेगी तो 0 से चलेगी, और कोई तरीका नहीं है चलने का। हाँ, आपको क्या तकलीफ थी? हो गई तकलीफ खत्म? हाँ, मतलब मैं क्या यहाँ कैंटीन चलाने आया हूँ? हाँ, क्या क्या प्रोजेक्टाइल में? हर पॉइंट के ऊपर दो कंपोनेंट होंगे। हर पॉइंट पे कितने कंपोनेंट होंगे? दो, बस, इसके बाद कोई तीसरी बात सोचनी नहीं है आपने। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको इसके लिए। देखें, ये बताएं, हुज शी, वाई एक्सिस, और ये आ गया एक्स एक्सिस। इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैं एक बॉडी को फेंकता हूँ, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इसे 20 की स्पीड से लॉन्च कर दिया, ये वी नॉट एक्स है, 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। और जैसे ही आप इस बॉडी को लॉन्च करेंगे ना, तो ये बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं चलेगी, बल्कि ये जमीन की तरफ जाएगी, गिरेगी जमीन पे। तो ये गिरेगी जमीन पे कुछ इस तरीके से कि ये आगे गिरेगी यहाँ पर। अब आप देखें, ये जो इनिशियल पॉइंट है ना इसका, ये है ए, फाइनली ये जाकर गिर रही है कहाँ पर, बी। ये बताइए पॉइंट बी जहाँ पे ये गिरी है बॉडी, क्या ये ए के बिल्कुल नीचे या ए से दूर है? इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी हॉरिजॉन्टली चली है ना। तो जो डिस्टेंस इसने ये कवर किया ना, ये जो डिस्टेंस ने कवर किया है, इस पूरे डिस्टेंस के ऊपर इसकी स्पीड 20 थी। इसी तरह मुझे बताएं, ये जो ए पॉइंट है, ये जिस लेवल पर है, बी पॉइंट उसी लेवल पे है, उसके नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नीचे गिरी है, नीचे भी गिरी है, आगे भी बढ़ी है। तो जो ये नीचे गिरी है ना, इसने गिरना शुरू किया 0 स्पीड से। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, फिर 20, जितनी भी नंबर ऑफ सेकंड इसको लगेंगे उस हिसाब से उतने 10 ऐड होते चले जाएंगे इस पे। एक तरीके से और देखें इसको, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप लोगों को? प्रोजेक्शन, साया, एक चीज उसका साया अगर बनेगा, तो जरा इसको एक और अंदाज में देखो। मैं इस बॉडी का ना एक्स एक्सिस के ऊपर साया प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, डायमीटर यहाँ पे है नहीं हालांकि। हाँ भाई देखो, ये है ना, इसका साया यहाँ पर बनेगा जब ये बॉडी यहाँ पर है। फिर ये बॉडी पहुंच जाती है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे पहुंचती है, फिर यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ पहुंचती है, फिर जमीन पे गिर जाती है। जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी, जमीन पे इसका साया यहाँ पहुंचेगा। ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी, जमीन पे इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, और यहाँ पे गिर जाएगा ये। इसको जरा, इसकी प्रोजेक्शन को गौर कर लें तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि देखो, यहाँ पर ये बॉडी मौजूद है, यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन मौजूद है। ये बॉडी नीचे करी, इसकी प्रोजेक्शन सीधी चल रही है। ये जो सीधी चल रही है ना, 20 की स्पीड से चलती रहेगी पूरे टाइम, इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन चेक करें। ये बॉडी यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पर साया इसका यहाँ बनेगा, फिर वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, फिर इसकी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, फिर वाई एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, बॉडी जमीन पे गिरेगी, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे जमीन पे आ जाएगी। तो जो ये बॉडी यूं चल रही है ना, तो ये नीचे भी उतर रही है साथ साथ। तो यहाँ पे ये आ रही है ना, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है। यानी कि इस बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट है वो एट अ टाइम यूं चल रही है। देखो, ये इसकी वाई एक्सिस की, और ये एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, आप जो इसको फेंकेंगे तो ये यूं चलती हुई जाएगी। ये अलग चीज है, इसके लिए 3 फॉर्मूले लगेंगे। ये अलग चीज है, उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, और इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो शी इज द फॉर्मूला। ये मन जाना है इसका। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, बहुत हो गई है ना।